हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। क्लियर है बेटा? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है। मान लीजिए हमने हमारे पास यहाँ एक कंडक्टर है। कंडक्टर कोई भी वायर हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है। क्लियर? कोई भी ऐसी चीज जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है। तो ये एक वायर लिया हमने। इस वायर में हमने के अक्रॉस एक क्या कनेक्ट किया? सेल कनेक्ट किया। 2 वोल्ट का सेल है, इसके अक्रॉस कनेक्ट किया। तो वोल्टेज दी हमने कितनी? 2 वोल्ट। इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि इसके जो एंड है ना, एक ये वाला एंड और एक ये वाला एंड, इनके बीच में हमने जो पोटेंशियल अप्लाई करी, जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया इन दोनों पॉइंट के बीच, वो 2 वोल्ट का है। या सिंपली बात करें तो वोल्टेज यहां पर कितनी है? 2 वोल्ट की। क्लियर? यहां से अगर आपने 2 वोल्ट की वोल्टेज दी और करंट नोट करो, फिर एक काम करो, वोल्टेज को बढ़ा दो। मान लो हमने 4 वोल्ट ले लिया, तब करंट कम होगा कि ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा वोल्टेज होती है करंट भी उतना ही ज्यादा आ जाता है। अगर यहां पर मैं 6 वोल्ट कर दूंगा तो करंट और ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाई तो करंट भी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आई? जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाई करंट भी बढ़ता जा रहा है। तो यानी करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज पर। वोल्टेज को बोलते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के 2 सिरे हैं ना, एक ये और एक ये। इसको नाम दे दो ए और इसको नाम दे दो बी। तो इसके दोनों एंड के बीच, कंडक्टर के बोथ एंड के बीच में जितनी ज्यादा पोटेंशियल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज देंगे, करंट उतना ही ज्यादा होगा। बस इसी लॉ को बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? ओम्स लॉ। तो देखिए ओम्स लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ हमें ये कहता है कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, जो इस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब देखिए, अगर वोल्टेज बढ़ा देंगे तो करंट भी बढ़ रहा है, अगर वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट भी कम हो जाएगा। क्लियर है? बड़ा ही कॉमन सा पॉइंट है ये, तो आपको सभी को पता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी करंट बढ़ता है, वोल्टेज घटती है तो करंट घटता है। तो इस चीज को, रिलेशन को क्या बोला जाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस वायर में से, इस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ द कंडक्टर। बात समझ में आ गई? लेकिन यहां पर एक कंडीशन है। ये बात तो ठीक है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ये डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई। यहां कंडीशन क्या है? जो टेम्परेचर है वो सेम रहना चाहिए और दूसरी फिजिकल कंडीशन सेम रहनी चाहिए। टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन शुड रिमेन सेम। अब वो कौन सी फिजिकल कंडीशन है? देखो, मान लो इस वायर की लेंथ है, लेंथ में कोई कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है तार की, वो कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो इसका मटेरियल है सेम रहना चाहिए, ठीक है। मान लो अगर इस वायर की मोटाई हमने डबल कर दी, तब ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। बात समझ में आई है? अगर इसकी लेंथ को बढ़ाए दें या घटा दें, तब ओम्स लॉ लागू नहीं होगा। यहां पर ओम्स लॉ केवल तभी लागू होगा जब फिजिकल कंडीशन सेम रहती है, यानी इसकी लंबाई सेम है, मोटाई सेम है, ठीक है, और टेम्परेचर सेम है। जब ये सारी कंडीशन सेम होंगी तब ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस द कंडक्टर। तो बेटा समझ में आया? ये अभी बनाने की जरूरत नहीं है डायग्राम, फिलहाल आप केवल इसको समझो। समझ में आया बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? जितना ज्यादा करंट
वोल्टेज हम देंगे, करंट उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा। बात समझ में आई है? और इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा भी वैलिड है, V I प्रोपोर्शनल टू V और V प्रोपोर्शनल टू I, ये भी करेक्ट है। तो जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं, आपको पता है कांस्टेंट नंबर यूज करते हैं, इसकी जगह बराबर का साइन लाने के लिए कांस्टेंट नंबर आता है, और यहां पर वो कांस्टेंट क्या है? R। यहां पर हम उस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे बेटा? R। तो अपना क्या हो गया? V बराबर RI। तो इसको सिंपली ऐसे भी लिख देते हैं, V बराबर IR। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ आपके लिए। तो यहां से R की वैल्यू निकाल लो, V बटे I, और R क्या होता है आपका? कांस्टेंट होता है। क्या होता है R? कांस्टेंट। तो V बाय I इज इक्वल्स टू R। तो ये बेटा वैल्यू आ चुकी है आपके पास, और यही है आपका ओम्स लॉ। बात समझ में आई? अच्छा, अब यहां पर देखिए, ये R होता क्या है बेटा? R को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब मतलब क्या है इस रेजिस्टेंस का? देखो, रेजिस्टेंस नाम से ही क्लियर है, रुकावट। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रुकावट। किसके रास्ते की रुकावट है? ये करंट के रास्ते की रुकावट है। देखिए, जब चार्ज पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वायर में से, तो करंट आता है। ठीक है, तो करंट के फ्लो करने में जो रुकावट आई, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इसके अंदर से करंट के फ्लो को रोकती है। इसके अंदर से करंट के फ्लो को क्या करती है? रोकती है। तो उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। बात समझ में आई है? और रेजिस्टेंस की वैल्यू V अपॉन I। देखिए बेटा दोबारा, रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये अपने अंदर से गुजरने वाले करंट को रोकती है। अपने अंदर से गुजरने वाले करंट को रोकती है, उसे बोलेंगे रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई? अब देखो, एक बात बड़ी कॉमन है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो मतलब करंट कम होगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट का दुश्मन है। रेजिस्टेंस किसका दुश्मन है? करंट का। करंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, अगर रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। ये बात आपने याद रखनी है। क्लियर है बेटा? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप पहले यहां तक नोट कर लीजिए। क्लियर है बेटा? नोट कर लिया? तो ठीक है, मैं इसको ऊपर से भी रब कर रहा हूं बेटा। अच्छा, तो अभी हम समझते हैं SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है वो तो हमने कर लिया, इसका फॉर्मूला भी समझ लिया। अभी इसकी SI यूनिट हम और समझ लेते हैं। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेटा इसकी जो SI यूनिट है वो है ओहम, OHM, ओम। क्या बोला जाता है इसको? ओम। और इसका सिंबल है बेटा, देखिए ओमेगा। ये इसका सिंबल है, इसको हम बोलते हैं ओमेगा। इस सिंबल को, किसका सिंबल है ये? ओम का। यानी रेजिस्टेंस की SI यूनिट है ये लिख लो या ये लिख लो, बात एक ही है। क्लियर है बेटा? समझ में आया? रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है? ओम, या फिर यूं कहें ओमेगा। ये चीज क्लियर है? इट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, उसकी SI यूनिट। अब इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन 1 ओम। देखिए, आपको पता है बेटा कि R की वैल्यू क्या है? V अपॉन I। अगर मैं रेजिस्टेंस को 1 ओम पुट बोलूं तो वोल्टेज कितनी होनी चाहिए? 1 वोल्ट। करंट कितना होना चाहिए? 1 एम्पियर। बस हो गई डेफिनेशन। अब इसको आपने अपने वर्डिंग में लिखना है। क्लियर है? फॉर्मूला समझ में आया? देखो, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड 1 ओम। इसको लिखेंगे साथ के साथ, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is called 1 ohm if
रेजिस्टेंस को हम 1 ओम कब बोलेंगे? इफ ऑन अप्लाइंग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस between the two ends of conductor। देखिए बेटा दोबारा समझिए, रेजिस्टेंस को हम 1 ओम तब बोलेंगे अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट। देखिए समझ में आया? हम रेजिस्टेंस को 1 ओम तब बोलेंगे अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो करता हो। क्लियर? अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करने पर 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है। बात समझ में आई है बेटा? तो ये किसकी डेफिनेशन थी आपकी? 1 ओम की। क्लियर है? पूछी जा सकती है आपसे, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ये एसआई यूनिट, उसके बाद आपने ये लिखना और फिर ये डेफिनेशन। क्लियर है? तो चलिए वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो अभी देखते हैं बेटा वेरिएशन ऑफ V विद I। V का I के साथ कैसा वेरिएशन होता है? देखिए V आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर? जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब देखिए यहां पर हम लेते हैं करंट I। क्लियर? करंट का सिंबल क्या है? I। और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए बेटा आपको पता है करंट को वैसे हम एम्पियर में लिखते हैं तो ब्रैकेट में A लिख लेना, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज में मापते हैं तो ब्रैकेट में B। जैसे करंट बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ती जा रही है लगातार, दोनों बराबर रूप से सही एक ही पैटर्न में इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो जैसे करंट बढ़ रहा है वोल्टेज भी बढ़ रही है, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा बेटा इनके बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में। क्लियर है? तो ये कुछ इस तरह का आपका ग्राफ आना है, इसको आपने ध्यान रखना है। क्लियर है? तो एक्स एक्सिस पे क्या है? I और वाई एक्सिस पे V। तो इसको हम बोलते हैं बेटा IV ग्राफ। IV ग्राफ। बात समझ में आई है? अच्छा एक काम करिए, अब देखिए यहां पर मैंने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, इस लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लीजिए, आपके चॉइस है। मैं मान लीजिए एक तो मैंने ये पॉइंट ले लिया और एक ये पॉइंट ले लिया, आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है ये और ये लो, यहां पर बीच में भी कोई 2 पॉइंट ले सकते हो, लेकिन मैंने तो सिंप्लिसिटी के लिए ये 2 पॉइंट ले लिए। क्लियर बेटा? एक तो पॉइंट A और एक पॉइंट B। क्लियर? तो अब एक काम कीजिए, इसको आप यहां पर x एक्सिस के साथ मिलाइए तो वो ये पॉइंट बनेगा, और ऐसे ही यहां पर इसको y एक्सिस के साथ भी आप मिलाइए तो ये 2 पॉइंट बन रहे हैं बेटा। अब इस पॉइंट को, जैसे ये तो है A से B लाइन, अब हमने यहां पर मिला दिया x एक्सिस के साथ, यहां मिला दिया y एक्सिस के साथ। तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम C और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D। हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है, मान लीजिए क्या निकालना है? स्लोप। तो स्लोप ऑफ AB का स्लोप क्या होगा? देखिए स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर बेटा ये तो परपेंडिकुलर है और ये बेस है। बात समझ में आई? देखिए परपेंडिकुलर और ये बेस, तो मैं पूरा ही करके दिखा देता हूं आपको। दैट इज द परपेंडिकुलर
डिवाइडेड बाय बेस। क्लियर? तो बेटा परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हो आप? BC, और बेस को क्या लिख सकते हो? AC। क्लियर है? ये आ गया आपका स्लोप। अब BC क्या है? B से C को मैं DA भी तो लिख सकता हूं, दोनों बराबर तो हैं। क्लियर है ना? तो DA डिवाइडेड बाय बेस तो वही रहेगा AC। अब यहां से यहां तक की वैल्यू को मैंने नाम दे दिया, ये करंट है ना, तो मैंने इसको I नाम दे दिया। क्लियर? और यहां से यहां तक की जो वैल्यू है उसको मैंने नाम दे दिया V। क्लियर? तो इसका मतलब बेटा ये तो है आपका V और ये है आपका I। क्लियर? स्लोप किसके इक्वल आया? V अपॉन I। और V अपॉन I क्या होता है? रेजिस्टेंस के इक्वल होता है भाई, R। तो यानी कि बेटा देखिए आप, स्लोप ऑफ IV ग्राफ, जो अपना IV ग्राफ है उसका स्लोप रेजिस्टेंस R के बराबर आया। तो बस बात समझ में आई? क्वेश्चन में आपको ग्राफ भी दिया आ सकता है और आपसे पूछ लेंगे कि आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो ग्राफ से आपने करना क्या है? स्लोप निकालोगे और वो स्लोप आपका किसके इक्वल आ जाएगा? रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। तो क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आई। अब ऐसे ही हम यहां पर एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ का नाम है बेटा, यहां पर अब हम वोल्टेज लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां पर आप ले रहे हैं करंट। एरो का साइन जरूर लगा देना। क्लियर? तो अब आपको पता है जैसे वोल्टेज बढ़ती है उसके साथ करंट बढ़ता है, जैसे करंट के बढ़ने से वोल्टेज बढ़ रही थी, अब वोल्टेज के बढ़ने से करंट भी बढ़ेगा। तो अगेन ग्राफ आपका कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? अब फिर इसको कुछ नाम देते हैं। ये पॉइंट है अपना P, ये पॉइंट है बेटा Q, इस पॉइंट को नाम देते हैं S, R नहीं देंगे नाम, इसको नाम दे देते हैं T। और ये कौन सा ग्राफ है बेटा? इसको हम बोलते हैं VI ग्राफ। क्लियर? यहां से यहां तक वोल्टेज को हमने नाम दे दिया V, और यहां से यहां तक ये करंट का एक्सिस है ना, इसको नाम दे देते हैं I। अब इस लाइन का आप स्लोप निकालिए। देखिए मैं, ये अपना अलग केस है। स्लोप ऑफ, सॉरी हाँ ठीक है, PQ का स्लोप कितना आया? ये जो लाइन PQ है अपनी, इसका स्लोप देखिए क्या आएगा? परपेंडिकुलर क्या है? QS डिवाइड बाय बेस कितना है? PS। तो बेटा ये Q से S और T से P, ये दोनों बराबर तो हैं, ये लाइन और ये दोनों इक्वल हैं, तो TP डिवाइडेड बाय PS। तो बेटा ये आपका देखिए स्लोप इक्वल आया TP, यानी कि ये किसके इक्वल है? I के। PS यानी यहां से यहां देखिए किसके इक्वल है? V के। तो I अपॉन V क्या होता है? 1/R होता है, 1/R। तो इसका मतलब आपके पास क्या आया? देखिए कि स्लोप ऑफ दिस VI ग्राफ is equals to 1/R। क्लियर है बेटा? बस यही तो हमें फाइंड आउट करना था, स्लोप निकालना था। देखिए यहां पर तो स्लोप रेजिस्टेंस के बराबर है, यहां स्लोप 1/R के इक्वल है। तो मैटर कर देखना है आपने, एक्स एक्सिस पे V है या एक्स एक्सिस पे I, तो उसी के हिसाब से आपका जो रेजिस्टेंस है वो आएगा। बात समझ में आई है बेटा? तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से यहां तक नोट कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट देखिए, जो रेजिस्टेंस है हमारा, उसका रीजन क्या है कि एक वायर का किसी मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस होता ही क्यों है? देखिए जनरली किसी भी मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मूव करते हैं।
मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया लेफ्ट में, एक राइट में गया, एक ऊपर गया, एक नीचे गया, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, क्लियर। लेकिन जब उसको सेल या बैटरी से जोड़ेंगे तो उसके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगी, कुछ वोल्टेज आ जाएगी उसमें। उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना। तो सारे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है वो किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जहां बैटरी का प्लस का साइन होता है ना, उसकी तरफ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाते हैं, क्लियर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इनके रास्ते में बहुत सारे एटम्स और आयंस आते हैं, ठीक है। काफी सारे आयंस प्रेजेंट हैं इनके रास्ते में। मेटल के अंदर जो आयंस हैं उनके साथ ये इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, कोलिजन होगा इनका। कोलिजन की वजह से इनकी मूवमेंट में कुछ रुकावट आएगी, उसी रुकावट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। देखिए जैसे मैंने एक वायर को बैटरी के साथ जोड़ दिया तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गए, क्लियर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इनके टकराव होगा किसके साथ, एटम्स और आयंस के साथ। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो ये आयंस और एटम से टकराएंगे, उसी टकराने की वजह से इनके फ्लो में, इनकी मूवमेंट में कुछ रुकावट आ जाएगी। इसी रुकावट को, इसी अपोजिशन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। बात समझ में आई है बेटा, क्या बोलेंगे इसको, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो वो आप यहां पे लिख सकते हो, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस आया क्यों, किसकी वजह से आया। क्योंकि जैसे ही इन्होंने मूव किया इलेक्ट्रॉन से, इनके रास्ते में कुछ आयंस थे, एटम्स थे, उनसे टकराने की वजह से इनकी स्पीड, इनका फ्लो थोड़ा कम हो गया, उसी को रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहला है गुड कंडक्टर क्या है। देखिए भाई, ऐसा मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, मिनिमम रेजिस्टेंस हो जिसका, और जिसमें से ज्यादा करंट गुजर सके, उसी को बोला जाता है गुड कंडक्टर, क्लियर। रेजिस्टेंस कम से कम हो और करंट ज्यादा से ज्यादा गुजर सके, उसको हम गुड कंडक्टर बोलते हैं। तो गुड कंडक्टर के एग्जांपल है कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, क्लियर है। आपने देखा होगा ना, जो ये तारे होती हैं हमारे यहाँ घरों में, तांबे की या एल्यूमिनियम की बनी होती हैं ये, ठीक है, क्योंकि ये कैसे मटेरियल है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। बात समझ में आई। और जो सबसे बढ़िया कंडक्टर है वो है सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन सा है, सिल्वर, यानी चांदी। लेकिन क्या इसकी वायर बनाएंगे हम करंट फ्लो करवाने के लिए? नहीं यूज करते इसके वायर। क्यों नहीं करते? बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली। सबसे बढ़िया कंडक्टर क्या है, सिल्वर। लेकिन सबसे ज्यादा यूज कौन सा किया जाता है, कॉपर, तांबा और एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम इतने ज्यादा कॉस्टली नहीं है, जबकि सिल्वर बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है। फिर आता है बेटा आपका पुअर कंडक्टर, यानी कि जो अच्छा कंडक्टर नहीं है, जिसमें से करंट तो फ्लो करेगा लेकिन ज्यादा अच्छे से करंट फ्लो नहीं करेगा, उनको बोलेंगे पुअर कंडक्टर। जैसे कि बेटा मतलब इनका ना रेजिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा हाई होता है। करंट तो इनमें से गुजरता है लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होगा तो करंट कम गुजरेगा लेकिन कम। जैसे लोहा, आयरन है, अगर उसको मैं सिल्वर से कंपेयर करूं, चांदी के साथ, तो सिल्वर के कंपैरेटिवली आयरन का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उसमें से करंट इतना अच्छे से फ्लो नहीं करता। कभी सुना है कि करंट फ्लो करवाने के लिए लोहे की तारें यूज करी गई है? नहीं, हमेशा तांबे की या एल्यूमिनियम की तारें यूज की जाती हैं। So iron is the poor conductor as compared to the silver. क्लियर बेटा, समझ में आया? तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर 3 डेफिनेशंस और हैं, उसके बाद ये वीडियो को फिनिश करते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए आप, नेक्स्ट है इंसुलेटर। ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट फ्लो ही नहीं कर सकता, उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। जैसे कि लकड़ी है, उसमें से करंट नहीं गुजर सकता, प्लास्टिक है, उसमें से करंट नहीं गुजर सकता, तो इन मटेरियल को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंसुलेटर। क्लियर? क्यों नहीं गुजर सकता? क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास रेजिस्टर। अब रेजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे सर्किट के अंदर यूज होने वाला, जिसको कि हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। आपको पता है ना रेजिस्टेंस क्या है, करंट के रास्ते के में आने वाली रुकावट, यानी कि करंट को कम करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे क्या बोलेंगे, रेजिस्टर। बात समझ में आई है? विच ऑफर द रेजिस्टेंस फॉर द करंट। ऐसा डिवाइस जो करंट के रास्ते में
रुकावट पैदा करे उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जो डिवाइस हमें रेजिस्टेंस देगा उसको रेजिस्टर, रेजिस्टेंस देने वाले डिवाइस को रेजिस्टर, और सिंबल आपको पता ही है रेजिस्टेंस का। क्लियर। फिर है वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब बस नाम देखिए, ये रेजिस्टेंस था, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब कि ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हैं हम। अब जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज्यादा किया जा सके, क्यों करेंगे कम ज्यादा? ताकि करंट कम ज्यादा हो सके। रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। तो करंट को कम या ज्यादा करने के लिए या रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ऐसा डिवाइस जो कि करंट को कम या ज्यादा करने के का काम करता है उसी को वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल था, इस पे एरो का साइन लगा दो, यानी कि ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल। बात समझ में आई। और लास्ट है अपना रियोस्टेट। देखिए भाई, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट दोनों एक ही चीज होते हैं। क्लियर है। रियोस्टेट भी वही है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट टू चेंज द रेजिस्टेंस। ये भी या रेजिस्टेंस और करंट दोनों को चेंज करने का काम करता है। किसका काम करता है? रेजिस्टेंस को चेंज करने का या करंट को चेंज करने का, वही काम इसका था। ठीक है। और इसका जनरली सिंबल ये है, और दोनों को एक दूसरे के सिंबल के रूप में भी यूज कर लिया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी जगह ये कर लो या इसकी जगह ये कर लो सिंबल यूज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। लेकिन बस एक बात याद रखनी है, रियोस्टेट में रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता नहीं होती, लेकिन यहां पे हमें पता हो सकती है। क्लियर। वेरिएबल रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस हमने अब चेंज किया है उसकी वैल्यू आपको पता हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि ना पता हो, लेकिन यहां पे आपको पता नहीं होगी रियोस्टेट में। क्लियर है? समझ में आया बेटा? बस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है बेटा? नोट कर लिया तो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।